Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about silastazole, dipyridamole and thrombolytics. So let's start our topic. देखें, ड्रग करने से पहले हम जो है नॉर्मल मैकेनिज्म करेंगे. तो ये हमारे पास एक प्लेटेट्स है, प्लेटेट है, ठीक है. ओके, ये हमारे पास एक प्लेटेट है. तो यहाँ पे प्लेटेट के जो हमारे पास देखें, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, जी कपल रिसेप्टर होता है. कौन सा होता है? जी कपल रिसेप्टर होता है, ठीक है, जी कपल. इसका नॉर्मल मैकेनिक एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इसको एक्टिवेट कर रही है, तो ये करता क्या है? ये जो होता है यहाँ पे जो होता है अडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. अब अडिनालाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करवाता है? वो एटीपी को, ठीक है, एटीपी को कन्वर्ट करवा देता है साइक्लिक एएमपी के अंदर. नॉर्मल मैकेनिज्म की हम बात करें, ठीक है, साइक्लिक एएमपी के अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर. अब ये जो साइक्लिक एएमपी होता है, ये करवाता है प्रोटीन काइनेज ए को जो होता है एक्टिवेट करवाता है. अब प्रोटीन काइनेज जो ए होता है, प्रोटीन काइनेज ए होता है, अब इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो प्रोटीन काइनेज ए होती है, ये क्या करती है? ये जो होती है ना, फास्फोरिलेशन करवाती है, फास्फोरिलेशन करवाती है. फास्फेट जो ग्रुप होता है उसको ऐड करवा देती है. किसमें? वेस्ट जो होता है हमारे पास एक प्रोटीन होती है यहाँ पे, वेस्ट प्रोटीन में फास्फोरिलेशन करवाती है. जब इसकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी इसकी, तो फिर क्या होगा? फिर ये जो प्रोटीन होगी ये इनएक्टिव हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी? इनएक्टिव. तो ये है नॉर्मल मैकेनिज्म, इनएक्टिव हो जाएगी. देखें, अब जो प्लेटलेट जो होता है वो रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है? एडीपी रिलीज़ करता है डेंस ग्रेन्यूल से, थ्रोम्बोक्सिन ए2 वगैरह, ठीक है. तो अब जो एडीपी होता है इसे हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स. तो एडीपी जो होता है, ये वाला एडीपी होता है, ये जाके एक्ट करता है यहाँ पे एक्ट करता है यहाँ पे किसके ऊपर? जो होता है हमारे पास जी कपल रिसेप्टर. और ये जो जी कपल रिसेप्टर होते हैं, कौन से जी कपल रिसेप्टर पे एक्ट करता है? तो यहाँ पे जी इनहिबिटर, जी आई रिसेप्टर होते हैं. कौन से होते हैं? जी आई रिसेप्टर होते हैं. इसका जो एक सब यूनिट होता है वो जी क्यू होता है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है. जी आई रिसेप्टर होते हैं. अब देखें, ये जो होते हैं जी इनहिबिटरी होते हैं. तो अब जब एडीपी इनके ऊपर एक्ट करता है, जी इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं होते हैं, तो ये जो होते हैं ना एक्टिवेट करते हैं, लेस एक्टिवेट करते हैं अडिनालाइल साइक्लेज को, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहे हैं. लेस एक्टिवेट एक होता है कंप्लीट इनहिबिट करना, नहीं, ये जो होते हैं लेस इनहिबिट करते हैं अडिनालाइल साइक्लेज को, जिससे जो होता है लेस जो होती है वो कन्वर्जन होती है एटीपी की, किसके अंदर? साइक्लिक एएमपी के अंदर. अब साइक्लिक एएमपी को कौन तोड़ता है? तो वो इधर आप देखें एक एंजाइम होता है, फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम. फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जब इसका एक्शन खत्म हो जाता है तो ये जो होता है इसको जो होता है वो तोड़ देता है, ठीक है. तो फिर इसके बाद इसका एक्शन जो होता है साइक्लिक एएमपी का वो खत्म हो जाता है, ठीक है. अब देखें, यहाँ पे क्या होता है? एटीपी जब एडीपी इसके ऊपर एक्ट करता है, जी इनहिबिटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो हमारे पास एडिनालाइल साइक्लेज है, इसकी लेस एक्टिवेशन होने से लेस जो एटीपी कन्वर्ट होती है साइक्लिक एएमपी के अंदर, तो साइक्लिक एएमपी का लेवल जो होता है वो कम होता है. ऊपर से फास्फोडाइस्ट्रेज होता है, फास्फोडाइस्ट्रेज होता है, वो भी जो होता है साइक्लिक एएमपी को तोड़ देता है. तो जो साइक्लिक एएमपी होती है वो लेस अवेलेबल होती है. वो क्या होती है? लेस अवेलेबल होती है. लेस अवेलेबल होती है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए. तो प्रोटीन काइनेज होता है वो, इसकी एक्टिवेशन तो होती है बट वो प्रोटीन काइनेज होता है लेस एक्टिव होता है, ठीक है. अब इसकी वजह से जो होता है फास्फोरिलेशन करता है बहुत कम अमाउंट की वैस की. कुछ पहले से वैस पड़ी होती हैं, वो जो होती हैं वो एक्टिव फॉर्म में जो होती हैं, वो वैस जो होती हैं एक्टिव फॉर्म में होती हैं. वैस होती हैं जो एक्टिव फॉर्म में होती हैं, एक्टिव वैस होती हैं, इनकी फास्फोरिलेशन नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो होता है लेस फास्फोरिलेट करता है. किसकी वजह से? इसकी रीज़न क्या होती है? प्रोटीन काइनेज होता है, इसका लेवल जो होता है वो कम होता है, लेस एक्टिव होता है, ठीक है. तो अब ये जो होता है ये हमारे पास क्या करता है? ये यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एक रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, इनको एक्टिवेट कर देता है. ये कौन से रिसेप्टर होते हैं? ये हमारे पास रिसेप्टर होते हैं GP2B3A जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे आके प्लेटेट जो होती है फाइब्रिनोजिन इनके ऊपर आके एक्ट करती है, इनके ऊपर अटैच होती है. और इधर एक और रिसेप्टर होते हैं दूसरे प्लेटेट के, ठीक है. तो इसको मैं इस तरह बना देता हूँ. दूसरा प्लेटेट होता है उसके भी जो GP2B रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड रिसेप्टर होते हैं, तो वो इसके ऊपर आके इस तरह आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह आके अटैच हो जाते हैं. तो ये होता है, इसको ये इस तरह जो होता है प्लेटेट की एग्रीगेशन करवाता है, अगर ये हमारे पास जो होता है जब एडीपी इसके ऊपर आके एक्ट करता है. तो इसको दोबारा एक बार देखें, तो जी इनहिबिटरी रिसेप्टर कपल रिसेप्टर होते हैं, एडीपी इनके ऊपर एक्ट करता है. जी इनहिबिटरी होते हैं, लेस एक्टिवेशन करती हैं अडिनालाइल साइक्लेज की. जब इसकी लेस एक्टिवेशन होती है तो फिर क्या होता है? लेस एटीपी से साइक्लिक एएमपी की कन्वर्जन होती है. तो साइक्लिक एएमपी होता है लेस होता है, और उस ऊपर से फास्फोडाइस्ट्रेज होता है वो साइक्लिक एएमपी को तोड़ देता है. तो लेस अवेलेबल होती है साइक्लिक एएमपी, लेस इसका लेवल कम होता है, तो जिसकी वजह से लेस एक्टिवेशन होती है प्रोटीन काइनेज ए की. तो इसकी लेस एक्टिवेशन से लेस फास्फोरिलेशन होती है वेस्ट की. तो जिसकी फास्फोरिलेशन लेस होने की वजह से वो जो होता है वो लेस इनएक्टिवेट होता है. बट जो कुछ एक्टिवेट होता है, जो जो जो
डी फास्फोरिलेटेड होता है, जिसकी फास्फोरिलेशन नहीं होती, वो एक्टिव फॉर्म में जो पड़ा होता है वो क्या करवाता है, वो GP2B और 3A की एक्टिवेशन करवा देता है रिसेप्टर की, जिसके ऊपर आके जो फाइब्रिनोजन आके अटैच होता है और दूसरा प्लेटेड की होता है उसके साथ अटैच करता है, जिससे हम कहते हैं एग्रीगेशन होती है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल मैकेनिज्म। अब जो ड्रग्स होती हैं वो कहाँ पे आके एक्ट करती हैं, जो सिलेस्टाजोल होती हैं और डाइपैराडामोल होती हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये यहाँ पे जाके फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, सिलेस्टाजोल और उसके बाद डाइपैराडामोल। तो ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये जाके कर देती हैं फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट। फास्फोडाइस्ट्रेज की इनहिबिशन हो जाएगी तो अब देखें ये तो लेस ATP से लेस साइक्लिक एमपी की प्रोडक्शन हो रही थी और कुछ फास्फोडाइस्ट्रेज तोड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू जो थी वो कम हो रही थी। तो अब क्या होगा, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो उस साइक्लिक एमपी, चूंकि साइक्लिक एमपी जो होता है बेशक वो जो होता है उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, लेकिन फास्फोडाइस्ट्रेज होता है अब उसको नहीं तोड़ा। जब उसको नहीं तोड़ेगा तो प्रोटीन काइनेज जो ए होगा, प्रोटीन काइनेज जो ए होगा, अब क्या करेगा, ये जो होगा हमारे पास इसकी जो साइक्लिक एमपी जो होगा अवेलेबल होगा इसको, और ये इसको जो है एक्टिवेट करेगा। जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो फिर क्या होगा, ये फास्फोरिलेट करेगा किसको, वेस्ट को, जिससे क्या होगा इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा तो जिससे होगा ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स होंगे GP2B3A ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A जो होंगे इसकी जो होगी वो एक्टिवेशन ही होगी, तो जिससे वह फाइब्रिनोजन आके अटैच नहीं होगी। तो इस तरह जो होती है हम प्लेटलेट की एग्रीगेशन को स्टॉप कर सकते हैं बाय गिविंग दिस ड्रग। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, सिलेस्टाजोल और डाइपैराडामोल। ओके, अब इसको हम रीड करते हैं। तो देखें, आपने जो MCQs आएगा वो आपने जस्ट इसको याद रखना है कि जो ये सिलेस्टाजोल और डाइपैराडामोल होती हैं ये साइक्लिक AMP का जो लेवल होता है इसका लेवल इंक्रीज कर देती हैं प्लेटेड के अंदर, और इसको लेवल इंक्रीज किस तरह करती हैं, फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं, जिससे क्या होता है साइक्लिक जो AMP होता है इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ये इसको तोड़ नहीं पाता। जब इसको तोड़ नहीं पाएगा तो साइक्लिक AMP का जो लेवल होता है प्लेटेड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जब प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जब वो एक्टिवेट करेंगे तो वो फास्फोरिलेट करेगा किसको, वेस्ट को। ठीक है, वेस्ट को जब इसकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी तो फिर ये क्या करवा देगा, इनएक्टिव करवा देगा किसको, इनएक्टिवेट करवा देगा किसको, हमारे पास GP2B3A को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो ये था हमारे पास इसका मैकेनिज्म। अब इसको देते किस लिए हैं, तो ये हमारे पास इंटरमिटेंट जो क्लॉडिकेशन होती है, तो ये हम कार्डियो में पढ़ेंगे, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में देते हैं। ओके, इसका जो इंडिकेशन है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में बेस्ट ड्रग है ये वाली। स्ट्रोक की प्रिवेंशन में हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग में, जब कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग यूज़ करते हैं तो हम जो होती है इसको ये ड्रग्स होती हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम किसी की स्ट्रेस दे के उसको ECG वगैरह कर रहे होते हैं या इको कर रहे होते हैं उसकी, तो उसमें हम जो होता है ये ड्रग्स देते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन हम जो होता है इसको प्रिवेंशन के लिए देते हैं। क्रोनरी जो स्टेंट लगाते हैं, क्रोनरी आर्टरीज के अंदर स्टेंट लगाते हैं, तो उसकी जो है वो स्टीनोसिस से प्रिवेंशन के लिए ये ड्रग हमारे पास हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इसके यूजेस हैं। अब देखें इसके जो साइड इफेक्ट हैं तो वो आपने याद रखना है। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं तो प्लेटेड की एग्रीगेशन नहीं हो रही, और एग्रीगेशन नहीं हो रही, ऊपर से ब्लड जो होती है इसकी जो ब्लड वेसल को डायलेट भी कर रही है, तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन करवाती है। ठीक है, हाइपोटेंशन करवाती है, अब्डोमिनल पेन करवाती है, फ्लशिंग करवाती है। ठीक है, फ्लशिंग करवाती है, हाइपोटेंशन की वजह से फ्लशिंग हो रही है, और इसके अलावा नोजिया, हेडिक और फेशियल इसके होते हैं फ्लशिंग हो रही है। तो ये अपने पॉइंट इसके याद रखना है, ये इसके होते हैं साइड इफेक्ट है। उसके अलावा देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है थ्रोम्बोलिटिक्स है। तो थ्रोम्बोलिटिक्स जो ड्रग होती हैं वो किस तरह एक्ट करती हैं, तो देखें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो प्लाज्मिनोजिन होता है, प्लाज्मिनोजिन होता है। अब प्लाज्मिनोजिन ने कन्वर्ट होना था किसके अंदर, प्लाज्मिन के अंदर, प्लाज्मिन एक्टिव फॉर्म के अंदर, प्लाज्मिन के अंदर। इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। और ये जो सारी ड्रग्स होती हैं एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज वगैरह, ये ड्रग्स किसके ऊपर एक्ट करती हैं, ये ड्रग्स होती हैं यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर होता है, इसको एक्टिवेट कर देती हैं। जब एक्टिवेट करेंगी तो प्लाज्मिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्लाज्मिन के अंदर। अब ये जो प्लाज्मिन होता है ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मिन होता है यहाँ पे हमारे पास जो फाइब्रिन जो होता है ना मैश बना था, ये देखें ये प्लेटेड है, ये उसके बाद जो होता है हमारे पास इसका रिसेप्टर है, यहाँ पे हमारे पास आती है फाइब्रिनोजिन, और फिर उसके बाद सेकेंडरी को जो होता है हमारे पास जो हेमोसिस से कोआगुलेशन जो फैक्टर एक्टिवेट होने से ये फाइब्रिन का जो होता है वो मैश बन गया। ठीक है, ये मैश ये स्टेबल प्लग बन गया, और यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल प्लग बन गया। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिनोजिन होते हैं इसको तोड़ देती है, इसको प्लाज्मिन जो होती है इसको तोड़ देती है। इसको तोड़ने से हमारे पास जो थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होता है उसको जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस तरह जो होती है हमारे पास प्लाज्मिन जो होती है वो वर्क करती है। और ये ड्रग्स होती हैं किस तरह वर्क करवाती हैं, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजिन को एक्टिवेट करती हैं, जिससे जो प्लाज्मिनोजिन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर, और ये जो होती है हमारे पास जो थ्रोम्बिस का प्लाक होता है उसको जो होती है उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना, सिंपल सा।
अब इसके जो होते हैं ना यूजेस, तो इसको यूज हम कब करते हैं, तो देखें इसका जो यूज होता है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, एक कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन, तो ये देखो प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्लीव करती है थ्रोम्बिन को, ये थ्रोम्बिन को तोड़ देती है, फाइब्रिन को, थ्रोम्बिन को, फाइब्रिन को, ठीक है। और क्लॉट, और इसके इसमें जो होता है इस ड्रग जब हम देते हैं तो इसमें पीटी भी हाई कर देता है, पीटीटी भी रेज कर देता है, क्योंकि ये जो होती है हमारे पास जो थ्रोम्बिन होता है, तो थ्रोम्बिन कैसे बनता है, प्लेटेड की एग्रीगेशन से। किससे बनता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन से, ठीक है, एग्रीगेशन से बनता है। और ये फाइब्रिन जो हमारे पास स्टेबल प्लाक बनता है, ये कोagulation फैक्टर से बनता है, कोagulation फैक्टर से बनता है, फैक्टर से बनता है, ओके, फैक्टर से बनता है। तो अब देखें इसके अंदर क्या होता है, कोagulation फैक्टर यूज हो रहे हैं तो ये इनको इनहिबिट कर देता है, इसको तोड़ देता है, तो जिससे क्या होता है कोagulation फैक्टर जो होते हैं ये हमारे पास, जिसकी वजह से पीटी और पीटीटी का जो लेवल होता है वो रेज कर देता है, ठीक है। नो चेंज इन प्लेटेड जो काउंट होता है इसके अंदर जो चेंज होती है वो नहीं आती, प्लेटेड का जो काउंट होता है वो नॉर्मल रहता है, प्लेटेड का जो काउंट होता है वो नॉर्मल रहता है, बट हमारे पास पीटी और पीटीटी जो होता है इसका जो काउंट होता है वो रेज कर देता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसको ये देते किसमें, अर्ली एमआई में, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका जो होता है इंडिकेशन क्या है। तो इसका, अब इसका जो ना हमने इसको आपने एमआई में याद रखना है, इस्कीमिक स्ट्रोक में देते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बोलाइसिस हो, अगर किसी को पल्मरी एम्बोलिज्म है और उसको जो होता है उसको रिस्क ज़्यादा, उसको जो होता है हम थ्रोम्बोलिटिक्स भी उसको जो होता है ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि फौरी जो होता है उसका एक्शन हो और उसको डिस्ट्रक्शन करवा दे और उसको जो होता है वो रिलीव हो, ठीक है। तो अभी देखें, अभी जो इसके हमने जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन करने हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास, ये देखें जो थ्रोम्बो, जो हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं ना, ये हम अगर किसी को, हमारे पास एस टी जो हमारे पास होता है ना, एम आई होता है, एम आई के जो पेशेंट होते हैं, एम आई के पेशेंट होते हैं, ठीक है, एम आई के जो पेशेंट होते हैं हमने इसको विद इन 12 आवर के अंदर हम इसको देना होता है। अगर एम आई के पेशेंट हमारे पास हैं और उसको हमारे विद इन 12 आवर के अंदर इस ड्रग, ये जो ड्रग है हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक्स हैं, ये इफेक्टिव होते हैं विद इन 12 आवर के अंदर, और अगर हम 12 आवर के बाद देंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो ये हम बेस्ट ड्रग, बेस्ट जो होती है विद इन, इसका जो एक्शन आता है वो विद इन 2 आवर में आता है, विद इन 2 आवर में, बट विद इन 12 आवर के अंदर अंदर हम जो है इसको दे सकते हैं जो हमारे पास एम आई के पेशेंट होते हैं, ठीक है। अब देखें, अब उसके बाद इसका हार्मफुल क्या है, हम किन पेशेंट में जो है हार्मफुल हो सकती हैं, तो अगर मोर देन 12 आवर के बाद पेशेंट को हम आफ्टर 12 आवर दे रहे हैं तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर पेशेंट को दे रहे हैं उसकी ईसीजी है वो नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल आ गया, उसको एम आई नहीं है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, ब्रेन के अंदर हेमरेज करवा सकता है, या एस टी डिप्रेशन है, उसको एस टी सेगमेंट डिप्रेशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है ये प्रॉब्लम काज कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। देन उसके बाद देखें, अब इसकी काउंट्रा इंडिकेशन, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है वो क्या है, काउंट्रा इंडिकेशन, एक एब्सोल्यूट काउंट्रा इंडिकेशन है और दूसरी क्या है, रिलेटिव काउंट्रा इंडिकेशन है। तो एब्सोल्यूट काउंट्रा इंडिकेशन में आपने याद रखना है कि इसके अंदर हम किस में नहीं दे सकते, इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो, अगर किसी को हेमोरेजिक स्ट्रोक की हिस्ट्री हो तो उसमें हम इसको नहीं दे सकते। इस्कीमिक स्ट्रोक है, विद इन 3 मंथ के अंदर उसको इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, उसमें नहीं दे सकते। सीएनएस का कोई ट्यूमर है उसमें नहीं दे सकते। तो ये करती क्या है, ये जो होगी ना ब्रेन के अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर बना तो उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगी, जब उसको डिस्ट्रॉय करवाएगी उधर हेमोरेज हो जाएगा, हेमोरेज होगा तो उसकी जो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सीएनएस नियोप्लाज्म में नहीं दे सकते, इस्कीमिक स्ट्रोक में नहीं दे सकते, हेमोरेजिक स्ट्रोक में नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर एक्टिव इंटरनल कोई भी उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम जो होता है उसमें नहीं देते, ठीक है। उसके अलावा अयोटिक डायसेक्शन है, उसको अगर अयोटिक डायसेक्शन है तो उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं देते। तो ये हमारे पास कौन से एब्सोल्यूट काउंट्रा इंडिकेशन है। अब रिलेटिव काउंट्रा इंडिकेशन में आपने याद क्या रखना है, अगर किसी को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ, उसको इस्कीमिया जो होता है ना हमारे पास, इस्कीमिक स्ट्रोक नहीं हुआ बट इस्कीमिक अटैक हुआ, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हुआ है और इसमें विद इन 6 मंथ में अगर हुआ तो हम इसको नहीं देंगे। मेजर सर्जरी उसने करवाई है विद इन 3 वीक में, या मेजर हेड ट्रोमा हुआ विद इन 3 वीक में, ठीक है। या अनकंट्रोल उसको हाइपरटेंशन है तो आपने वैल्यू याद रखनी है मोर देन 180 है, तो इस कंडीशन में हम जो होता है उसको जो होता है वो ये ड्रग्स नहीं यूज करवाते, ठीक है। उसके बाद करंट यूज कर रहा है ओरल एंटी कोगुलेशन, कोई और ड्रग यूज कर रहा है, जैसे कि हमारे पास वो वारफरीन हेपरीन के ऊपर है, हाई प्रोबेबिलिटी है उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज है, तो इस कंडीशन में भी हम इसको नहीं देंगे, या उसको प्रेगनेंसी है तो ये हमारे पास रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। अगर हम इन कंडीशन में इनको देंगे तो हमारे पास होता है उनको मैयर करके हमने जो होता है वो ऑब्जर्वेशन के साथ इसको देना होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम जो है ड्रग कभी भी इसको जो ड्रग होती है ये हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक है थ्रोम्बोलिटिक्स से और सिलिस्टाडोल, और हमारे पास जो होती हैं डाइपेराडामोल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।